साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की तो सबसे बड़ा सवाल था कि सूबे का मुखिया कौन होगा। खूब तलवारें खींची, खूब दलीलें दी गई और कई सारे कयास लगाए गए, लेकिन अंत में एक ऐसे नेता ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली जो भगवाधारी था और भाजपा के कर्म दल का नेता था, जो आने वाले वक्त में हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनने वाला था। वो नेता थे महंत अवैधनाथ के चेले, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर और गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले ही साफ कर दिया था कि वो यूपी को हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला में बदल देंगे, फिर चाहे वो एक विशेष धर्म के प्रति दिए गए उनके भाषण हो जिन्हें हेट स्पीच की संज्ञा दी गई, या फिर शाहरुख खान जैसे बड़े स्टार की तुलना हाफिज सईद से करने की बात हो, या मदर टेरेसा पर भारत को क्रिश्चियनिटी में धकेलने का इल्जाम लगाना हो। योगी का यही स्टैंड मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कायम रहा, फिर चाहे वो बुलडोजर एक्शन की बात हो, मिट्टी में मिला देंगे, या फिर लव जिहाद की, और या फिर कांवड़ यात्रा के दौरान व्यापारियों को धर्म के आधार पर अलग करने की हो। योगी आदित्यनाथ ने अपना स्टैंड क्लियर रखा कि उनके लिए हिंदुत्ववादी विचारधारा सर्वोपरि है, और योगी के इसी स्टैंड ने उन्हें अगले प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन योगी जहां पैदा हुए वो धरती बाद में उत्तराखंड कहलाई, और इसी धरती पर एक ऐसा नेता भी पैदा हुआ जो काफी सौम्य और मधुरभाषी है। ना वो योगी आदित्यनाथ की तरह किसी पीठ का पीठाधीश्वर है और ना ही भगवा पहनने वाला कोई सन्यासी। लेकिन साल 2021 में उस नेता ने उत्तराखंड की सत्ता संभाली और धीरे धीरे उत्तराखंड को भी हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला में बदल दिया। एक ऐसा नेता जो यूपी में पढ़ा और एक पूर्व मुख्यमंत्री का ओएसडी रहा, और भाग्य इतना प्रबल कि चुनाव हारकर भी उसे प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। और जब कुर्सी पर बैठा तो एक ऐसा फैसला किया जो आरएसएस के 3 अहम संकल्पों में से एक था, एक ऐसा वादा जिसे केंद्र की भाजपा सरकार भी लागू नहीं कर पाई थी, और वो वादा था यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना। हमने समान नागरिक संहिता का कानून देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कोई बना है तो हमारा राज्य उत्तराखंड बना है। इस नेता ने ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ की तरह लव जिहाद की बात की, बल्कि उसे लैंड जिहाद, थूक जिहाद और नकल जिहाद तक ले गया। एक ऐसा नेता जिसकी हेट स्पीचेस योगी और हेमंता की तरह चर्चा का केंद्र बनी रहती हैं, जिसका कहना है, कुछ लोग कहते हैं कि उत्तराखंड हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनती जा रही है। मैं कहूंगा कि लोगों ने हमें मैंडेट दिया और हमने उन्हें यूसीसी देकर अपना वादा पूरा किया। लेकिन साथ ही टटोलेंगे उस सवाल को भी कि क्या भाजपा में बड़ा नेता बनने की राह हिंदुत्ववादी विचारधारा से होकर ही जाती है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव, और ये किस्सा है हिंदुत्वाज नेक्स्ट पोस्टर बॉय पुष्कर सिंह धामी का। हम देवभूमि में जिहादी अलगाववादी मानसिकता वाले केंद्र नहीं पनपाना चाहते हैं। राज्य में एक नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उससे उपजा जनसंघ और उससे बनी भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा हमेशा से ही हिंदुत्व का ही रहा है। लोकसभा में 2 सीटों से 300 सीटों तक का सफर तय करने में भी भाजपा का सबसे बड़ा सहारा हिंदुत्व ही रहा है। इसलिए भाजपा के अंदर से जब भी किसी नेता को खुद को तेजी से आगे बढ़ाना है तो उसका कट्टर हिंदुत्व उसके लिए उत्प्रेरक की तरह काम करता है और उसे आगे बढ़ाने में मदद करता है। पुष्कर सिंह धामी की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। पहली बार विधायक बनने से लेकर पहली बार मुख्यमंत्री बने रहने के दौरान तक उनके अंदर का मृदुभाषी और सौम्य नेता बरकरार था, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार जिन परिस्थितियों में उत्तराखंड की कमान संभाली थी उसमें सबसे बड़ा सवाल देवभूमि के लोगों की आस्था का था, जिसे सरकार के बनाए देवस्थानम बोर्ड की वजह से
ठेस पहुंच रही थी। 2017 में सरकार के गठन के करीब 2 साल बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम के जरिए उत्तराखंड के 4 धाम यानी कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत कुल 51 मंदिरों के प्रबंधन का जिम्मा सरकार के अधीन कर दिया था। सरकार के इस फैसले को लेकर उत्तराखंड के लोगों में उबाल था। स्थानीय लोगों का मानना था कि सरकार उनकी आस्था के साथ न सिर्फ खिलवाड़ कर रही है, बल्कि मंदिरों के मामले में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। विरोध इतना बढ़ गया था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा। नए मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत, लेकिन कुछ संवैधानिक बाध्यताएं और कुछ कमजोर नेतृत्व ने उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर ही इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया। और तब प्रदेश की कमान संभाली पुष्कर सिंह धामी ने, जो उस वक्त तक मात्र 2 बार के विधायक थे। लेकिन धामी इस कुर्सी के स्वाभाविक दावेदार कभी नहीं थे। परिस्थिति जन्य नेता से केंद्रीय नेतृत्व का चहेता और फिर हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बनने की पुष्कर सिंह धामी की कहानी का सिरा मिलता है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के टुंडी गांव से, जो उनकी पैदाइश की जगह है। कुमाऊनी राजपूत परिवार से भारतीय सेना में दाखिल हुए सूबेदार शेर सिंह और उनकी पत्नी बिश्ना देवी के घर 16 सितंबर 1975 को पैदा हुए थे पुष्कर सिंह धामी। पिता फौजी थे, तो जहां जहां वो गए पुष्कर की शुरुआती पढ़ाई भी वहीं हुई। कुछ पढ़ाई टुंडी में, कुछ मध्य प्रदेश के सागर में और बाकी खटीमा में। सागर से हाई स्कूल पास करने के बाद जब धामी ने खटीमा के थारू राजकीय इंटरनेशनल कॉलेज में दाखिला लिया तो विषय के रूप में विज्ञान की पढ़ाई शुरू की। गणित पसंदीदा विषय था और अंग्रेजी की पढ़ाई बस इतनी कि परीक्षा पास की जा सके। लेकिन यही वो वक्त था जब धामी का पहला परिचय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी हुआ, क्योंकि पिता की इच्छा थी कि धामी सेना में जाएं। उसके लिए तैयारी करनी थी, कसरत करनी थी, दौड़ लगानी थी और ये सब संघ की शाखाओं में नियमित तौर पर होता था। पिता की एक इच्छा धामी को डॉक्टर बनाने की भी थी, लेकिन वो ना तो सेना में भर्ती हो पाए और ना ही डॉक्टर बन पाए। नतीजा अभी और पढ़ाई करनी पड़ी और इसके लिए धामी पहुंचे लखनऊ विश्वविद्यालय। वो साल था 1994। स्थायी ठिकाना बना आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल का कमरा नंबर 119। ये वही वक्त था जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में पूर्वांचल से आए धनंजय सिंह, अभय सिंह, पवन पांडे और अरविंद सिंह गोप जैसे स्टूडेंट्स छात्र नेता बन गए थे और उनके कारनामे पूरे लखनऊ शहर को प्रभावित करने लगे थे। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने पढ़ाई के अलावा जो काम किया वो था लखनऊ यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा का संचालन। इसके लिए उन्होंने अपने हॉस्टल के गेट के पास वाले लॉन को चुना। वो शाखा लगाने लगे और शाखा के जरिए उनको प्रसिद्धि भी मिलने लगी। एक दिन उनके दोस्त प्रदीप पांडे उन्हें लेकर बीरबल साहनी हॉस्टल गए, जहां उनकी मुलाकात जयशंकर पांडे से हुई। जयशंकर पांडे तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला महामंत्री हुआ करते थे। उन्होंने धामी का संघ के प्रति समर्पण देखकर धामी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल कर लिया। फिर तो धामी पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय हो गए। 1 साल के अंदर ही उन्हें लखनऊ यूनिवर्सिटी की इकाई का सचिव बना दिया गया। इसी दौरान पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भगत सिंह कोश्यारी से हुई, जो उन दिनों लखनऊ के ही OCR बिल्डिंग के एक फ्लैट में रहते थे। कोश्यारी भी पहाड़ से थे और धामी भी, तो दोनों का स्वाभाविक लगाव भी हो गया। उन दिनों अलग उत्तरांचल की मांग भी लगातार उठती ही रहती थी और धामी भी अलग राज्य के प्रबल समर्थक थे, तो इस नाते पहाड़ के नेताओं से उनका मिलना जुलना कुछ ज्यादा ही हो गया था। साल 2000 के आखिर में जब उत्तरांचल नया राज्य बन गया तो भगत सिंह कोश्यारी ने पुष्कर सिंह धामी को साथ लिया और देहरादून के लिए रवाना हो गए। तब सबको यही उम्मीद थी कि भगत सिंह कोश्यारी ही उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन तब अटल आडवाणी की जोड़ी वाले केंद्रीय नेतृत्व ने विधान परिषद सदस्य नित्यानंद स्वामी को उत्तरांचल का पहला मुख्यमंत्री नियुक्त किया। भगत सिंह कोश्यारी उस सरकार में ऊर्जा मंत्री बनाए गए और पुष्कर सिंह धामी को भगत सिंह कोश्यारी ने अपना PS नियुक्त कर लिया। मंत्री का PS रहते हुए पुष्कर सिंह धामी उत्तरांचल की मुख्य राजनीति में ना रहते हुए भी अंदर तक दाखिल हो गए। उत्तरांचल में होने जा रहे पहले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो मुख्यमंत्री बनाए गए भगत सिंह कोश्यारी।
पुष्कर सिंह धामी का भी प्रमोशन हुआ और उन्हें पीएस से मुख्यमंत्री का ओएसडी यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बना दिया गया। लेकिन 2002 में जब भारतीय जनता पार्टी भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में चुनाव हारकर महज 19 सीटों पर सिमट गई, तो भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने भगत सिंह कोश्यारी की सिफारिश पर पुष्कर सिंह धामी को युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। 2007 में जब भाजपा की फिर से सरकार बनी और तमाम उठापटक के बाद जब रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए, तो उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बना दिया। अगले चुनाव यानी कि साल 2012 में पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए और पहले ही चुनाव में धामी ने कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र चंद्र को 5,394 वोट से मात दे दी। जबकि ये वो दौर था जब भाजपा के कद्दावर नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत, भुवन चंद खंडूरी और प्रकाश पंत तक चुनाव हार गए थे। भाजपा को तब विपक्ष में बैठना पड़ा था और पुष्कर सिंह धामी की भूमिका महज एक विधायक तक की ही रह गई थी। 2017 में भाजपा ने इतिहास दोहराया। फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। पुष्कर सिंह धामी खुद भी खटीमा से विधायक चुने गए और तब केंद्रीय नेतृत्व की ओर से त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। पहले तो उन्होंने कानून के जरिए देवस्थानम बोर्ड बनाकर उत्तराखंड के स्थानीय लोगों और पुजारियों की दुश्मनी मोल ले ली। ऊपर से अधिकारियों के जरिए सरकार चलाने की उनकी नीति की शिकायत भाजपा के ही विधायकों ने आला कमान से कर दी और सीधी मांग रख दी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को बर्खास्त किया जाए। अपने ही नेता की बर्खास्तगी सरकार के लिए शर्मिंदगी हो सकती थी, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफे के लिए राजी किया गया। विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई और केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर सांसद तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर लिया गया। लेकिन वो सांसद थे और मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें विधायक बनना था, जिसके लिए उपचुनाव की जरूरत होती। फिर एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया कि जब आम चुनाव में 1 साल से कम का वक्त बचा है तो उपचुनाव नहीं होगा। लिहाजा तय यही हुआ कि तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा देना होगा और प्रदेश में अब फिर से नया मुख्यमंत्री चुनना होगा। फिर से नए नए नाम चर्चा में आने लगे। फिर से पर्यवेक्षक नियुक्त हुए। फिर से विधानमंडल दल की बैठक हुई और उसी बैठक में दिल्ली से पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे नरेंद्र सिंह तोमर ने फैसला सुनाया। तोमर ने कहा, जो काम करता है वो दिखता है, भले ही देर से ही सही। हमारे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे खटीमा से 2 बार के विधायक पुष्कर सिंह धामी। अब पुष्कर सिंह धामी देवभूमि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन चुके थे, जिनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आने वाला विधानसभा चुनाव था। जुलाई 2021 में कमान संभालने वाले धामी को फरवरी 2022 में होने वाले चुनाव का सामना करना था और उस चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती त्रिवेंद्र सिंह रावत का वो फैसला था जिसके जरिए उन्होंने देवस्थानम बोर्ड बनाया था और जिसके खिलाफ पूरा उत्तराखंड आंदोलित था। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने पुरोहितों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया, उनसे बातचीत की और फिर 30 नवंबर 2021 को पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का आदेश जारी कर दिया। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने यह पहला फैसला किया जिसने उन्हें सनातनियों के मन में गहरे तक स्थापित कर दिया। हालांकि यह तो एक शुरुआती फैसला था जिसकी जरूरत उत्तराखंड के लोगों को थी। पुष्कर सिंह धामी की जरूरतें कुछ और थी और सबसे बड़ी जरूरत थी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करना। मार्च 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया। अपने गठन के 22 साल में उत्तराखंड ने कभी ऐसा जनादेश नहीं दिया था जैसा जनादेश साल 2022 में मिला, क्योंकि उस साल बीजेपी ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की थी और विधानसभा की 70 सीटों में से 47 सीटें जीतकर नया इतिहास रच दिया था। हालांकि यह जीत 2017 के मुकाबले थोड़ी छोटी थी, क्योंकि इस चुनाव में भाजपा को 10 सीटों का नुकसान हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ था कि बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने के बावजूद पुष्कर सिंह धामी उस खटीमा विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार भुवन चंद कापड़ी से करीब 7,000 वोट से अपना चुनाव हार गए थे, जहां से वो लगातार 2 बार से विधायक थे।
ऐसे में नेतृत्व के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस कौन का जवाब तलाशने के लिए लंबी बैठकें चली। कुछ लोग फिर से त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में थे, तो भाजपा का ही एक धड़ा रमेश पोखरियाल निशंक को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता था। पार्टी के दिग्गज चेहरों में शुमार अजय भट्ट से लेकर सतपाल महाराज, मदन कौशिक और रेखा आर्य तक दिल्ली में अपनी सियासी मजबूती को बखान करने में जुटे हुए थे। अगला मुख्यमंत्री कौन, इस सवाल का जवाब डॉक्टर निशंक भी हो सकते थे, सतपाल महाराज भी, विजय बहुगुणा भी हो सकते थे और धन सिंह रावत, मदन कौशिक, त्रिवेंद्र रावत, अनिल बलूनी और बिशन चुफाल भी हो सकते थे। महिलाओं में भी रितु खंडूरी, रेखा आर्य और रेखा वर्मा की दावेदारी कतई कमजोर नहीं थी। इन सभी कद्दावर नेताओं में पुष्कर सिंह धामी ही सबसे कमजोर थे, क्योंकि वो खुद का ही चुनाव हार गए थे, तो कोई उनका नाम लेवा तक नहीं था। उत्तराखंड की परिस्थितियां केंद्रीय नेतृत्व के लिए विषम होती जा रही थी। फिर अचानक से 19 मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी के पास दिल्ली से फोन आता है। फोन आदेश की शक्ल में था कि चार्टर प्लेन से तुरंत दिल्ली पहुंचे। जैसे ही पुष्कर सिंह धामी देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हुए, उत्तराखंड की भाजपा में कयासों का दौर चलने लगा। सवाल उठे कि क्या पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिल्ली बुलाया गया है, या फिर यह समझाने के लिए कि उनकी भूमिका अब बतौर मुख्यमंत्री खत्म होती है और उन्हें कोई और दायित्व दिया जाएगा। इन सभी कयासों के बीच उसी 19 मार्च को ऑब्जर्वर की भूमिका निभाने के लिए दिल्ली से देहरादून पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उनके साथ मीनाक्षी लेखी भी मौजूद थी। अगले दिन 20 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विधायक दल की बैठक बुलाई और केंद्रीय नेतृत्व का फैसला सुनाया। राजनाथ सिंह ने कहा, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार ने वापसी की है, इसलिए पुष्कर सिंह धामी को ही एक बार फिर से प्रदेश की सेवा का मौका दिया जाता है। एक नेता जिसने अपने नेतृत्व में पार्टी को तो जीत दिला दी, लेकिन खुद का चुनाव नहीं जीत पाया। केंद्रीय नेतृत्व ने उस पर ही भरोसा जताया। एक नया नारा उछला, सबकी हामी पुष्कर धामी। और पुष्कर धामी ने 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के तमाम कद्दावर नेताओं की मौजूदगी में राज्यपाल सुखबीर सिंह संधू के जरिए मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ ली। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अब पुष्कर सिंह धामी के सामने सबसे बड़ा सवाल था विधायक बनने का। मुख्यमंत्री तो वो बन गए थे, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें विधानसभा का सदस्य भी बनना था। तो तलाश शुरू हुई उस सीट की जहां से पुष्कर सिंह धामी को उपचुनाव लड़ाया जा सके। ये तलाश पूरी हुई चंपावत विधानसभा जाकर, जहां बीजेपी के ही कैलाश चंद्र घटोरी ने जीत दर्ज की थी। पुष्कर सिंह धामी के लिए कैलाश चंद्र ने इस्तीफा दिया ताकि उपचुनाव हो सके। उस उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, अनुराग सिंह ठाकुर और तेजस्वी सूर्या जैसे कुल 40 स्टार प्रचारक मैदान में उतार दिए। जब नतीजे आए तो पुष्कर सिंह धामी ने 93% से भी ज्यादा वोट हासिल कर उपचुनाव में एक तरफा जीत दर्ज की थी। लेकिन इस जीत ने पुष्कर सिंह धामी को पूरी तरह से बदल दिया। खटीमा में मिली हार के बाद चंपावत की जीत ने पुष्कर सिंह धामी के लिए उन फैसलों की भी राह तैयार कर दी जिसने उत्तराखंड को हिंदुत्व की प्रयोगशाला में बदल दिया। इसकी शुरुआत हुई सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जे से। उत्तराखंड के पहाड़ों के घने जंगलों के बीच कुछ वक्त से अवैध कब्जा हो रहा था। बात सिर्फ सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की थी, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने इन अवैध कब्जों को लैंड जिहाद और मजार जिहाद का नाम देकर एक नई लकीर खींच दी। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के अध्यात्म और यहाँ के स्वरूप को बचाने के लिए हमने कहा है कि हम लैंड जिहाद जैसा महापाप भी देवभूमि के अंदर नहीं होने देंगे, जिसका सिरा हिंदुत्व की राजनीति से जुड़ता हुआ साफ साफ दिखाई देने लगा था। पुष्कर सिंह धामी की बातों और उनके फैसलों में पुराने वाले योगी आदित्यनाथ दिखने लगे थे, जिन्होंने साल 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद से ही अपने भाषणों में ऐसे शब्दों की अलग से जगह बना दी थी जिनका मकसद एक विशेष धर्म को टारगेट करने का था। देखो, आज यूपी में कोई लव जिहाद नहीं है, लैंड जिहाद भी नहीं है।
पहले से ही घोषणा कर दी गई है कि बेटी की सुरक्षा पे किसी ने खतरा पैदा किया, गरीब की जमीन पर और सरकारी जमीन पर कब्जा किया, तो समझो यमराज उसका टिकट काटने के लिए बैठा होगा। लैंड जिहाद और मजार जिहाद से बात आगे बढ़ती हुई लव जिहाद, थूक जिहाद तक पहुंच गई। उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं चलेगा। उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे अखबारों में कुछ लोग थूक जिहाद कर रहे हैं, ये थूक जिहाद भी नहीं चलेगा। ये शब्द भी उत्तर प्रदेश से ही निकले हुए शब्द थे, जो अब देवभूमि उत्तराखंड में इस्तेमाल होने लगे थे। कानून की भाषा में कोई लव जिहाद जैसा शब्द तो था नहीं, तो सरकारी दस्तावेज पर भी ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं हो सकते थे। लिहाजा जो कानून बना उसे नाम दिया गया उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम। इस कानून के जरिए जबरन धर्मांतरण करवाने वालों या फिर धर्म छिपाकर शादी का झांसा देने वालों के लिए कम से कम 20 साल और अधिक से अधिक उम्र कैद की सजा का प्रावधान कर दिया गया। लेकिन जब इस कानून की सार्वजनिक तौर पर बात हुई तो इस कानून को लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण रोकने वाले कानून के तौर पर ही पेश किया गया, जिसके प्रावधान ऐसे सख्त थे कि कानून की चर्चा न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि उससे बाहर भी निकल गई और बीजेपी शासित राज्यों के लिए नजीर बन गई। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने इस कानून को लागू करते हुए कहा था, उत्तराखंड की शांत वादियों में लव जिहाद या थूक जिहाद जैसे कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत को बचाना हमारी प्राथमिकता है। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। यहाँ के लिए लोगों का पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक अलग स्थान है। लोग बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ पूरे देवभूमि को देखते हैं, यहाँ के लोगों को देखते हैं। तो यहाँ पर लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या थूक जिहाद हो, जो अभी बहुत तेजी से आ रहा है और इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। थूक जिहाद जैसा जिहाद उत्तराखंड देवभूमि में किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। ये कुछ ऐसे फैसले थे जिन्होंने पुष्कर सिंह धामी की सौम्य छवि को तोड़ना शुरू कर दिया था और अब उनमें योगी आदित्यनाथ जैसी हिंदुत्ववादी छवि की झलकियां मिलने लगी थी। हालांकि जिहाद के खिलाफ धर्म युद्ध की बात पुष्कर सिंह धामी के भाषणों में ही नहीं रही, उत्तर प्रदेश की ही तरह वो बुलडोजर वाले सिद्धांत तक भी पहुंच गई। फिर भी दोनों में एक ऐसा बुनियादी फर्क था जिसने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तुलना में और भी कट्टर हिंदुत्ववादी बना दिया। जिस बुलडोजर की बात उत्तर प्रदेश में माफिया तक ही सीमित थी, कानून का राज स्थापित करने तक सीमित थी, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने उस बुलडोजर को सनातन के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उनका बुलडोजर किसी अवैध बस्ती, किसी मकान या किसी दुकान पर नहीं चला। किसी माफिया या अपराधी के घर जमींदोज करने के लिए उन बुलडोजरों ने अपने पंख नहीं पसारे, बल्कि वो उन अवैध मजारों पर ही चले जिन्हें सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। मुस्लिम समुदाय धामी की बदलती हुई छवि देख रहा था और कांग्रेस के नेता धामी के फैसलों को मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरती बताकर अपने विपक्षी होने का धर्म भर निभा रहे थे। फिर भी पुष्कर सिंह धामी की यूपी वाले योगी से तब कोई तुलना नहीं थी, क्योंकि तब भी धामी के आगे भाजपा में ही एक और भी मुख्यमंत्री था जो अपने बयानों की वजह से धामी से ज्यादा कट्टर हिंदू था। हिमंता बिस्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री। हालांकि असम में कट्टर हिंदू बने रहना उत्तराखंड की तुलना में ज्यादा आसान था। पड़ोसी देश बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ, असम में बढ़ती घुसपैठियों की संख्या और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की कहानियों ने हिमंता की कट्टरता को धार देने में मदद की थी। लेकिन उत्तराखंड का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं था, क्योंकि यहाँ की तो परिस्थितियां ही बिल्कुल अलग थी। फिर भी एक बात तय थी कि कट्टर हिंदुत्व का रास्ता आपके भविष्य की राजनीति को आसान बना देता है। उत्तर प्रदेश और असम इसके बेहतरीन उदाहरण थे, जहां इतिहास दोहराया गया था। तो भविष्य की राजनीति को आसान बनाने की जरूरत पुष्कर सिंह धामी को भी थी। उनके पास ना तो असम के मुख्यमंत्री की तरह पड़ोस में बांग्लादेशियों का डर दिखाने का मौका था और ना ही उनके पास वो भगवा था जिसने योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्ववादी छवि को कट्टर बनाने में मदद की थी। तो उन्होंने अपनी ही पार्टी का इतिहास खंगाला और उस इतिहास में उन्हें दफन मिला एक ऐसा वादा जो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद हुआ करता था।
लेकिन उस पर काफी वक्त से धूल जमी हुई थी। ये वो वादा था जिसके बारे में भाजपा के तमाम नेता बात तो करते थे, लेकिन उसे लागू करने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी। ये वादा था यूनिफॉर्म सिविल कोड का, यानी यूसीसी, जिसे हिंदी में कहते हैं समान नागरिक संहिता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ और भाजपा के 3 कोर एजेंडों में से पहला एजेंडा। बाकी के 2 एजेंडे यानी कि राम मंदिर और कश्मीर से धारा 370 का खात्मा पहले ही हो चुका था, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर किसी ने भी कदम नहीं बढ़ाए थे। तो पुष्कर सिंह धामी ने इस ओर ना सिर्फ कदम बढ़ाए बल्कि उसे कानून की भी शक्ल देकर बकायदा लागू भी कर दिया। यह फैसला भाजपा और संघ के नजरिए से ऐतिहासिक था। संघ के नजरिए से यह गर्व का क्षण था, तो भाजपा के नजरिए से चुनौती, क्योंकि जो काम धामी ने कर दिया था उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी का दबाव केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ दूसरे भाजपा शासित राज्यों पर भी पड़ने लगा था। हिंदुत्व की लहर पर सवार केंद्र सरकार के सामने पुष्कर सिंह धामी का फैसला अब एक नजीर था। पुष्कर सिंह धामी अब बड़े बड़े हिंदू धर्माचार्यों से भी बड़े हिंदू बन चुके थे। नेताओं की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। तो सवाल उठने भी स्वाभाविक थे, और सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि क्या अच्छा हिंदू बनने के लिए मुख्यमंत्री का हर फैसला मुस्लिम विरोधी होना ही जरूरी है? आखिर जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से केंद्र की पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार तक बचती रही है, क्या उसे उत्तराखंड में लागू किया जाना जरूरी है? देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश में आजादी के बाद पहला राज्य बन गया है, जहां रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी वर्ग का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी जाति का होगा, किसी समुदाय का होगा, भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि में रहने वाला होगा तो उसमें सबके लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून हमने देवभूमि उत्तराखंड में लागू कर दिया है। धामी के पास अपनी हर आलोचना का जवाब है, जिसे वो उत्तराखंड के लोगों का जनादेश बताते हैं। वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उत्तराखंड हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन गया है। मैं कहता हूं कि लोगों ने हमें जनादेश दिया था, हमने समान नागरिक संहिता का वादा किया था और वो हमने पूरा कर दिया। समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। अगर कोई कहता है कि उत्तराखंड हिंदुत्व की प्रयोगशाला है तो हाँ है, मैं मानता हूं कि ये है। पुष्कर सिंह धामी की ये कथनी उनकी पुरानी छवि से मेल नहीं खाती, जिसमें वो कभी बेहद सॉफ्ट हुआ करते थे या कम से कम दिखते जरूर थे। लेकिन अब उन्हें ना तो सॉफ्ट दिखने की जरूरत पड़ती है और ना ही वो सॉफ्ट हैं। वो अब हार्ड लाइनर है और उन्हें इससे कोई एतराज भी नहीं है। तभी तो जब रिपोर्ट्स उन्हें टॉप हेट स्पीच ऑफेंडर बताती हैं, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सबसे ज्यादा नफरती बयान देने का तमगा देती हैं, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सबसे ज्यादा आपत्तिजनक बातें करने का तमगा देती है, तो पुष्कर सिंह धामी उसे पुरस्कार के तौर पर स्वीकार करते हैं और कहते हैं, अगर राज्य की तरफ आने वाले संभावित खतरे के खिलाफ बोलना हेट स्पीच है तो वो मैं देता रहूंगा। देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान और जनसांख्यिकी बदलाव को रोकने की बात करना हेट स्पीच है तो यही सही। अपने इन्हीं हिंदुत्ववादी एजेंडों के जरिए पुष्कर सिंह धामी ने उन तमाम सवालों की दिशा ही बदल दी है जिसने उनकी सरकार को असहज किया है और गंभीर सवाल भी उठाए हैं। वो बात चाहे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में हुए पेपर लीक की हो, पुष्कर सिंह धामी उसे चीटिंग जिहाद बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। हल्द्वानी में हुई सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में नाकामयाबी का ठीकरा भी वो लैंड जिहाद पर फोड़ देते हैं। देहरादून में धौलास के पास जमीन आवंटन में हुए घोटाले को वो मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ देते हैं। लैंड जिहाद के खिलाफ भी कार्रवाई की है, क्योंकि आप लोग सांस्कृतिक जागरण कर रहे हैं, अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनें हमने वहां पर अतिक्रमण से मुक्त कराई है। वो अपनी हर प्रशासनिक विफलता को कट्टर हिंदुत्व के नैरेटिव से ढकने की कोशिश करते रहते हैं और जब भी उनकी सरकार किसी मसले पर घिरी हुई दिखती है, उनके बयान उस पूरे मसले को सांप्रदायिकता के रंग में रंग देते हैं। हिंदुत्ववादी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए पुष्कर सिंह धामी मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट को खत्म कर चुके हैं। नए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक के जरिए मुस्लिम समुदाय के साथ साथ सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों को भी अल्पसंख्यक का दर्जा देकर वो अल्पसंख्यक की बहस की पूरी दिशा ही मोड़ चुके हैं। खाने में थूक मिलाने वाली खबरों को थूक जिहाद करार देकर थूकने वालों पर 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगना शुरू हो चुका है। हमने थूक जिहाद के खिलाफ भी
कठोर कार्रवाई की है, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड जो भी आता है उसके मन में होता है कि यहाँ तो शुद्धता होगी, खाने में शुद्धता, रहने में शुद्धता, वायु में शुद्धता, जल में शुद्धता, खाद्य पदार्थों में शुद्धता। अगर वहां पर भी इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह संशय मन में लोगों के नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमने कठोर कार्रवाई की। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले की तर्ज पर ही धामी ने भी कांवड़ यात्रा के रास्ते में आने वाली दुकानों को आदेश जारी किया कि वो अपने मालिक का नाम और पहचान सार्वजनिक करेंगे। मकसद साफ है कि दुकानों की शिनाख्त हो सके कि कौन सी दुकान हिंदू की है और कौन सी दुकान मुस्लिम की। ऑपरेशन कालनेमी के जरिए धोखा देने वालों की पहचान का अभियान चलाकर भी पुष्कर सिंह धामी ने हिंदुत्व की शुचिता की ओर ही कदम बढ़ाए हैं। उत्तराखंड के कुछ गांवों के, कुछ जगहों के जो नाम सनातन संस्कृति से मेल नहीं खा रहे थे, धामी ने उन सबका नाम बदलकर जता दिया कि उनकी मंशा क्या है। हरिद्वार का औरंगजेबपुर शिवाजी नगर हो गया, गजीवाली आर्य नगर हो गया, चांदपुर ज्योतिबा फुले नगर हो गया, मोहम्मदपुर मोहनपुर हो गया। इसी तरह देहरादून में मियांवाला रामजी वाला हो गया। और भी कई जगह हैं जिनके नाम को बदला गया है और उन्हें सनातन से जोड़ा गया है। बाकी तो पूरे प्रदेश में वेद पाठशाला की स्थापना करना, गौ माता के संरक्षण के लिए कानून बनाना और शत्रु संपत्तियों पर सरकारी अधिकार के फैसले ने पुष्कर सिंह धामी को हिंदुत्व के उस पुरोधा के रूप में स्थापित कर दिया है जिसके शौर्य पर योगी आदित्यनाथ पहले से ही मौजूद है। दूसरे नंबर पर पहुंचने की कोशिश असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के रूप में दोनों के सामने ही एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि बिना गेरुआ पहने और बिना मठ का महंत बने भी धामी सौम्य और मृदुभाषी राजनेता की छवि से मुक्त होकर एक धर्म विशेष के खिलाफ हेट स्पीच देकर और बहुसंख्यक आबादी के हितों की बात करके हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। उनका हिंदुत्व का मॉडल भविष्य के सांस्कृतिक बदलाव को रोकने वाला मॉडल है, जिसके लिए किए गए सख्त फैसलों ने साबित कर दिया है कि बिना गेरुआ वस्त्र पहने भी एक मुख्यमंत्री उतना ही कट्टर हिंदुत्ववादी हो सकता है जितना कोई भी कट्टर हिंदुत्व का संत महंत। बतौर मुख्यमंत्री प्रशासनिक हिंदुत्व के जरिए पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में हर रोज प्रयोग करके खुद को उन तमाम हिंदुत्ववादी नेताओं से कहीं आगे ले जाकर खड़ा कर दिया है, जिनके लिए गए हर फैसले और दस्तावेज पर किया गया हर हस्ताक्षर हिंदुत्व के मुख्य एजेंडे को पूरा करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें इस्लाम के खिलाफ नफरत भी साफ दिखती है। आखिर पुष्कर सिंह धामी अब हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय जो हैं। लेकिन सवाल है कि इससे हासिल क्या होने वाला है। क्या पुष्कर सिंह धामी हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बनकर उत्तराखंड की राजनीति से आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं? अगर इसका जवाब हां है तो फिर उनका टकराव तय है, क्योंकि कोई और भी है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से आगे बढ़ रहा है। अगर जवाब ना है और पुष्कर सिंह धामी सिर्फ उत्तराखंड की 80% हिंदू आबादी का वोट लेने के लिए ही उत्तराखंड को हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बना रहे हैं, तो फिर उनका यह स्टैंड दूसरे राज्यों के लिए चेतावनी और अल्पसंख्यकों के लिए डरावना है। और अगर वो हिंदू होने के नाते स्वांतः सुखाए अपनी छवि में तब्दीली कर रहे हैं, तो इस बात को मानना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि राजनीति का एक उसूल है, राजनेता जो भी कदम उठाता है उसके पीछे उसकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा जरूर होती है। तो यह था हिंदुत्ववाद न्यू पोस्टर बॉय बनकर उभरे पुष्कर सिंह धामी से जुड़ा पूरा किस्सा, जिसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया था मेरे साथी इरशाद ने। बाकी आप भी इस पूरे वीडियो के बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आपका इस बारे में क्या मानना है। क्या वाकई पुष्कर सिंह धामी हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय हैं? अगर हां तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अगर नहीं तो अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी आप किस्सा में और कौन सा किस्सा सुनना चाहते हैं, किसकी कहानी सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो शुक्रिया और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं भूपेंद्र सोनी, इजाज़त दीजिए और देखते रहिए खबरगाम।